नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में एसएससी अड्डा 24/7 पर। और हमारे इस डिफेंस के सेशन में सभी का स्वागत है गाइस। तो आज का जो सेशन होगा वो आपने जैसे कि देखा भी है, आज हम बात करेंगे एफकेट के प्रीवियस ईयर पेपर पर और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको किस प्रकार से अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना होगा आने वाले आपके एग्जाम्स में, जो आपका सितंबर में एफकेट का एग्जाम है। तो इसी बात पर चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे सेशन की। एक बार सभी बच्चे जो हैं फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत है भाई। एक बार मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक कर लेता हूँ। आई होप वॉल्यूम मेरी क्लियर होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए रुकिए। ओके, यहाँ पर इशू है थोड़ा, तो कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर देता हूँ। ओके, सो आई होप अब आवाज़ आप सबको क्लियर होगी। आई गेस थोड़ा सा इशू आया है यहाँ पे माइक का, लेकिन अब आवाज़ सबको क्लियर होगी। ठीक है, चलिए तो अब जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं एक बार आवाज़ भी चेक कर लूँगा बीच में, लेकिन फिलहाल आप सब सेशन को फटाफट से शेयर कीजिए ताकि हम शुरुआत कर सकें हमारे इस सेशन की। ओके, सो आई होप अब आवाज़ चलिए अब आवाज़ क्लियर है। ठीक है, अब आवाज़ क्लियर हो गया आप लोगों को। वो डबल आवाज़ इसी वजह से आ रही थी क्योंकि मैं चेक कर रहा था। चलिए तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। एफकेट का प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 2015 का है। ठीक है, तो 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर है ये। इसको आप जाके चेक भी कर सकते हैं और उससे संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जो उसी समय के होंगे। ठीक है, तो उन्हीं पर बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइज, 82% ऑफ इज गोइंग ऑन ऑल द स्टडी मटेरियल्स ऑन अड्डा स्टोर। तो आप जाइए, कोई भी स्टडी मटेरियल आप खरीद सकते हैं तो आपको 82% का ऑफ मिल रहा है। लास्ट 4 डेज अभी बचे हुए हैं। कोड यूज कीजिएगा Y203 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। इस पर आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर द ऑन ऑल स्टडी मटेरियल्स। तो इसका जाइए, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और ये है गाइस टाइमिंग्स, 1-1:30 बजे क्लास होती है जो कि जनरल स्टडीज होती है फॉर द एफकेट एंड द सीडीएस एग्जाम। और दूसरी क्लास मेरी होती है शाम 4 बजे जो होती है एसएससी संबंधित सभी एग्जाम से लिए। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है भाई। विनोद मेहता, एन एमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट एंड द फाउंडर एडिटर इन चीफ ऑफ द आउटलुक, पब्लिश हिज ऑटोबायोग्राफी बाय द नेम ऑफ। भाई विनोद मेहता एक प्रख्यात भारतीय पत्रकार और आउटलुक के संस्थापक संपादक इन चीफ ने अपनी आत्मकथा को नाम से प्रकाशित किया। भाई किस नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था? ऑप्शंस हैं आपके सामने। लखनऊ बॉय, अ मेमोयर, वन लाइफ इज नॉट एनफ, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द सबस्टेंस एंड द शैडो। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी का स्वागत है भाई सेशन में। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड जल्दी से इस आंसर्स को देते चलिएगा। जी बिल्कुल मोहित, यहाँ पर आपका जो सेशन रहेगा दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल योर एग्जाम्स, आइदर इट इज एसएससी और सीडीएस। ओके, और एंड ऑल्सो फॉर द एफकेट। चलिए, वेरी गुड नून सोनी एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहाँ पे जवाब दिया है, सुमित यादव ने कहा है सी होगा, कृष्णानंद यादव ने कहा है सी होगा, यानी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विनोद मेहता। ओके, देखिए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये किताब जो थी ये लिखी थी संजय बारू। किन्होंने लिखी थी? संजय बारू ने, जो कि आपके एक पॉलिटिकल एडवाइजर थे मनमोहन सिंह साहब के समय में, जब वो उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसके बाद अगर बात करें तो वन लाइफ इज नॉट एनफ, ये जो किताब है वन लाइफ इज नॉट एनफ, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है के नटवर सिंह। के नटवर सिंह ने ये किताब लिखी है। और ये कौन थे भाई? ये 2004 से 5 के समय में विदेश मंत्री थे कांग्रेस के समय में। तो विदेश मंत्री थे, इनके ऊपर आरोप भी थे थोड़ा सा इराक ऑयल स्कैम के, लेकिन इन्होंने जो है विदेश मंत्री का पद संभाला था उस समय, फिर उसका रिजाइन भी इन्होंने दिया था। उसके बाद लखनऊ बॉय की बात करें तो ये आपका सही आंसर होगा आपके विनोद मेहता। विनोद मेहता एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही जो है जाने माने जर्नलिस्ट हुए हैं और ये आपके एडिटर इन चीफ थे फॉर द आउटलुक। 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये किताब इन्होंने लिखी थी 2011 में। 2011 में ये किताब लिखी थी अपने जीवन पर, जो इन्होंने लखनऊ में अपना समय बिताया था। सबस्टेंस एंड द शैडो नामक किताब किसकी है? ये है दिलीप कुमार साहब की, जो कि एक बहुत ही आपके फेमस क्या हैं, एक फिल्म जगत के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, तो उनकी ये किताब है द सबस्टेंस एंड द शैडो। चलिए
आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, विच सिटी विल होस्ट द 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स। भाई उपयुक्त में से सही जवाब को चुने, कौन सा शहर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। जी बिल्कुल आयांश चौधरी, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ठीक है, 2015 का है ये, ठीक है। चलिए ओके, बिल्कुल अंजलि, इसका आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब भी देते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। भाई 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगे। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इनकी शुरुआत हुई थी 1930 में, ठीक है, 1930 में, और इन्हें उस समय क्या कहा करते थे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे। उस समय इनका नाम होता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये जो हमारे कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं, उन लोग वो आपस में इस खेल का आयोजन करते हैं। हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। आखिरी हुआ था 2018 में, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में इसका आयोजन हुआ था, गोल्ड कोस्ट में। आप लोगों ने जरूर इसके बारे में सुना होगा, 2018 में हुआ था। साइना नेहवाल ने वहां पर गोल्ड पदक भी जीता था, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर आपका जो अब ये होगा जो 1930 में, अच्छा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, क्या है कि जो 1930 में आपका आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपके कनाडा में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां होगा, और ऑप्शन में आपको ब्रिटेन दे रखा होगा, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ था। कहां पे हुआ था, कनाडा में पहला आयोजन हुआ था। कौन से शहर में, हैमिल्टन नामक शहर में, हैमिल्टन नामक शहर में। और ये जगह कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो नामक जगह पड़ती है। फिलहाल जो 2022 वाला है ये कहां पर होगा, ये होगा आपका बर्मिंघम में, इंग्लैंड में। बर्मिंघम में इंग्लैंड में ये होगा। और इसकी जो मोटो है वो क्या है, आर यू गेम। इसकी जो मोटो है वो क्या है बच्चों, आर यू गेम। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2022 में आपका क्या होगा, 2022 में आपका बर्मिंघम में, इंग्लैंड में आपका आयोजन होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज सेलिब्रेट इट इंडिपेंडेंस डे ऑन 4 फरवरी। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बहरान, कंबोडिया या फिर बांग्लादेश। जल्दी से बताइए। चौधरी नकुल सिवाच, सुनो मेरी बात, जो आपका ये हैमिल्टन है, हैमिल्टन आपका कनाडा में पड़ता है, ठीक है। हैमिल्टन शहर जो है कनाडा में है, और ओंटारियो नामक जगह, ठीक है, ओंटारियो प्रोविंस है, वहां पर आपके 1930 में पहली बार क्या हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। हैमिल्टन न्यूजीलैंड में भी हो, न्यूजीलैंड में भी है, और एक आपका हैमिल्टन कनाडा में पाया जाता है, जहां पर पहली बार आपके आयोजन हुए थे। ये वही बात हो गई जैसे आपका वेलिंगटन शहर, एक वेलिंगटन शहर आपका तमिलनाडु में पड़ता है और एक वेलिंगटन जो है आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये वही वाली बात है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन द 4 फरवरी। कौन बनाता है भाई अपना इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी। तन्मय ने कहा श्रीलंका होगा, श्रीलंका, ओके। चलिए इसका आंसर होगा गाइस आपका श्रीलंका। ध्यान से सुनिएगा, 4 फरवरी 1948 यानी हमारे आजाद होने के कुछ महीने बाद ही इनको भी आजादी दे दी गई थी। 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन ने इनको आजाद कर दिया था। यहां पर ब्रिटेन का ही राज होता था। उसके बाद अगर बात करें आपके बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश आपका कब आजाद हुआ, ये अपनी आजादी दिवस बनाता है 26 मार्च 1971 को। इन्होंने अपना यहां पर जो आजादी दिवस है वो इन्होंने बनाना शुरू किया था, ठीक है। तो यहां पर इसकी आजादी हुई थी वेस्ट पाकिस्तान से। किससे आजाद हुआ था ये हुआ था वेस्ट पाकिस्तान से आजाद हुआ था। वेस्ट पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बने थे जुल्फिकर भुट्टो, ठीक है। तो यहां पर जो है मुइजुर रहमान यहाँ पे जो थे नेता थे, जिन्होंने अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी भारत में। मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया था और फिर यहाँ से वेस्ट पाकिस्तान को निकाला गया था, ठीक है। तो 1971 का वॉर भी हुआ था दिसंबर के महीने में। चलिए अगला बताइए, तोदरमल वॉज एसोसिएटेड विद। भाई तोदरमल जो है अकबर के दरबारी थे, वो किससे संबंधित थे। ऑप्शंस हैं संगीत, साहित्य, वित्त या फिर कानून।
बिल्कुल 4 फरवरी को कैंसर डे भी होता है, बहुत अच्छा बताया यहाँ पे सोनी ने। और उसके बाद 7 नवंबर को होता है कैंसर अवेयरनेस डे। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब भी दीजिए। बिल्कुल मुजीबुर रहमान जो थे वहां पे प्रधानमंत्री बने थे। अगले क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पर फाइनेंस। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। चौधरी नकुल ने बताया सी होगा, पूजा ने बताया सी होगा, पवन ने बताया सी है, शिवम राय सी, रोहन वर्मा सी। बहुत अच्छे बच्चों। और इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन यानी कि फाइनेंस। भाई टोडरमल जो थे, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे और इनसे पहले ये किसकी सभा में हुआ करते थे? शेर शाह सूरी की सभा में। शेर शाह सूरी की सभा में भी आपके टोडरमल हुआ करते थे, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाद में इनकी सभा में आए। शेर शाह सूरी ने यहां पर जब्ती प्रणाली का निर्माण भी किया था। कौन सी प्रणाली का? जब्ती प्रणाली का निर्माण भी इन्होंने किया था। जब्ती प्रणाली जिसको अकबर ने बाद में अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लगाया भी है, तो जब्ती प्रणाली इन्होंने बनाई थी। और टोडरमल किसकी सभा में थे? अकबर की। अकबर की सभा में और अन्य लोग भी थे, जैसे कि आपके अबुल फजल जो थे वो एक क्या थे? जिन्होंने कई प्रकार के साहित्य लिखे हैं, जैसे कि इन्होंने अकबरनामा लिखा है, आईने अकबरी लिखा है। इनके अलावा अबू फैजी, इनके अलावा कौन थे? अबू फैजी थे। ये आपके किसके थे? अकबर की सभा में। ये दोनों भाई थे यहाँ पर, अबुल फजल और अबू फैजी। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन से दो कवि जो भाई थे वो अकबर की सभा में थे, तो अबुल फजल और अबू फैजी थे। इनके अलावा यहां पर राजा बीरबल थे। चलिए ये बताइए राजा बीरबल का असली नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ राजा बीरबल? जल्दी से बताइए, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ राजा बीरबल? जरा मुझे कमेंट में इस बात को लिखकर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भाई एनिमल्स एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड। रात में सक्रिय जानवरों को बुलाया जाता है। भाई क्या बुलाया जाता है? जो रात को जानवर जगते हैं, भाई जैसे आपका आउल होता है, ठीक है, जो आपका उल्लू होता है, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे आजकल काफी लोग होते हैं जिनको हम नाइट आउल कहते हैं, जो रात को जगते रहते हैं, उनको नाइट आउल कहा जाता है। तो इनको क्या कह सकते हो आप? ऑप्शन है आपके सामने, डायनल, नॉक्टर्नल, पैरासाइट्स या नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए। महेश दास, बिल्कुल तेजस्वी अग्रवाल ने जवाब दिया महेश दास होगा। नहीं बच्चे, मूलचंद जवाब नहीं था, महेश दास। कुमार नवनीत ने भी जवाब दिया महेश दास जो है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। और रोहन वर्मा ने कहा है नॉक्टर्नल होगा, नॉक्टर्नल। रितेश ने कहा है नॉक्टर्नल होगा। अंजलि आपका आंसर गलत है, बिल्कुल सोनी महेश दास होगा इसका आंसर। चलिए मैं आपको बता दूं, देखो डायनल किनको कहते हैं? डायनल कहते हैं जो दिन में जगते हैं, ठीक है, और रात को अपना भाई सोते हैं। ठीक है, सोने के टाइम पे सोते हैं, दिन में जगते हैं, दिन में काम करते हैं, दिन में एक्टिव रहते हैं। नॉक्टर्नल वे होते हैं जो आपके नाइट में अपना जो है एक्टिव रहते हैं, भाई एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, और दिन में वो पूरे दिन सोते हैं। तो इसमें कौन आ जाएगा? आपका आउल आ जाएगा। ठीक है, पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स को हिंदी में कहते हैं परजीव। मतलब कि ये वो लोग होते हैं जो अपने खाने के लिए, अपने जीवन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे की बॉडी पर। ठीक है, तो डिपेंडेंट ऑन अदर्स बॉडी, दीज आर नोन एज पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द बुक बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन इज ऑथर्ड बाय। भाई पुस्तक पहाड़ पर फिर से जन्म किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हैं पूजा रानी, अरुणिमा सिन्हा, बिचेंद्री पाल या उर्वशी लाल। जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर था वो नॉक्टर्नल था। अगला बताइए। और साथ साथ भाई सेशन को शेयर और लाइक भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। जितने भी ग्रुप्स में आप एडेड हो तो उन सब में आप इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, मोटिवेशन बना रहता है, बच्चे जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। द बुक बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, भाई किसके द्वारा लिखी गई है ये किताब? ऑप्शन है पूजा रानी, अरुणिमा सिन्हा, बिचेंद्री पाल या फिर उर्वशी लाल। देखिए इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जिनके बारे में ये बात हो रही है, उन्होंने अभी पिछले साल 1 जनवरी 2019 को उन्होंने एक और कीर्तिमान हासिल किया था। वो ये है कि एंटार्क्टिक, जो आपका एंटार्क्टिक महाद्वीप है, एंटार्क्टिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट विंसन। कौन सी होती है? माउंट विंसन। तो इस महिला ने माउंट विंसन को भी फतह हासिल कर ली थी, और ये फर्स्ट एम्प्यूटी थी जिन्होंने, ये फर्स्ट एम्प्यूटी बनी है जिन्होंने माउंट विंसन पर फतह हासिल करी है। फर्स्ट एम्प्यूटी, एम्प्यूटी का मतलब होता है जो थोड़ा सा उनके साथ दिक्कत ये है कि 2011 में उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उनका एक पैर चला गया था, तो एम्प्यूटी है। ठीक है,
तो ये चीज है। इसके अलावा ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भी पहली एम्प्यूटी बनी है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, बिल्कुल सही यहाँ पर जो है फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी तो बिचेंद्री पाल है बच्चों, फर्स्ट लेडी तो बिचेंद्री पाल है, लेकिन मैंने क्या बोला, फर्स्ट एम्प्यूटी फीमेल। फर्स्ट एम्प्यूटी फीमेल कौन है, तो वो है आपकी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है ये आपकी एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। 2011 में इनके साथ एक दुर्घटना हुई, इनका एक पैर जो था वो चला गया, उसके बाद भी इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी। तो फर्स्ट एम्प्यूटी ये बनी थी। इसका सही आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी कि अरुणिमा सिन्हा होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया है, माउंट विंसन, ये भी ध्यान रखिएगा, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिक। चलिए ये बताइए, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जरा ये मुझे एक बार कमेंट में आप सब लिखकर बताइएगा, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। भाई वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। देखो मैंने आपको कहा है कि ये जो पेपर है आपका ये 2015 का है, तो उस समय के हिसाब से जरा मुझे बता दो कि 2015 में कौन चेयरमैन थे, ये भी मुझे जरा आप बताते हुए चलना। इसरो के 2015 के समय में चेयरमैन कौन थे, ये भी मुझे बताइएगा, और अभी फिलहाल में कौन है वो भी बताइए जल्दी से। इतना मैं आपको इसरो के बारे में जानकारी दे दूं, भाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसका गठन हुआ था 1969 में, लेकिन इसमें जो चेयरपर्सन की पोस्ट है, जो चेयरमैन की पोस्ट है, ये 1963 में इसका गठन हो गया था। इसरो को जो हमारी सरकार द्वारा इसको मतलब एक तरह से मान्यता दी गई, वो दी गई 15 अगस्त 1969 को, लेकिन जो चेयरमैन का पद है वो कब शुरू हो गया था, वो शुरू हो गया था 1963 में। और जो सबसे पहले चेयरमैन बने थे, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इसरो वाज, आप सभी को उनका नाम पता होगा, इनका नाम था विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई सबसे पहले अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई जो थे 1963 से लेकर 1972 तक यहां पर अध्यक्ष रहे थे। ओके, तन्मय दे ने कहा है किरण कुमार। किरण कुमार इन्होंने कहा है, बिल्कुल 2015 के समय में अगर बात करें तो उस समय एएस किरण कुमार थे, बिल्कुल सही। लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर आज के समय में बात करें 2020 में, तो आज अध्यक्ष कौन है भाई, आज हैं आपके के सिवन, आज के समय अध्यक्ष हैं। बच्चे तेजस्वी ने, अच्छा तेजस्वी ने और पवन कुमार ने मेरे पहले क्वेश्चन का भी जवाब दिया है, और काना स्वयं ने कहा है, उन्होंने भी जवाब दिया है। इसका आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, माउंट कुसिस्को, ठीक है। माउंट कुसिस्को जो आपने आंसर दिया है बिल्कुल सही है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। जो मितेश पूछ रहा है ग्रेट बैरियर रीफ, बच्चों वो आपकी क्या है, वो कोरल रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आपसे, यहां पर वो एक और चीज पूछ सकता है कि इसरो जो है, इसरो के ऐसे चेयरमैन का नाम बताइए, इसरो के ऐसे चेयरमैन का नाम बताइए जिनका टर्म, यानी जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, द लॉन्गेस्ट टर्म, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। कौन से चेयरमैन ऐसे थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, तो इनका नाम आ जाता है भाई आपका सतीश धवन। इनका नाम क्या आ जाता है, सतीश धवन, ठीक है। तो सतीश धवन एक ऐसे चेयरमैन थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। 1972 से लेकर 1984 तक ये आपके अध्यक्ष रहे थे, लेकिन ये तीसरे अध्यक्ष थे, ये तीसरे अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 1972 से 1984 तक ये रहे थे, 12 साल का इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। चलिए अगला है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, भाई प्राकृतिक रेडियो धर्मिता द्वारा की खोज की गई, ठीक है। ये किसके द्वारा खोजा गया था भाई, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शंस है मैरी क्यूरी, अर्नस्ट रदरफोर्ड, हेनरी बैकरल या फिर एनरिको फर्मी। जल्दी से बताइए इसका आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बिल्कुल इनके साथ कलाम जी भी थे, बिल्कुल सही आपने बताया, काना यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा खोजी गई थी। कुमार नवनीत ने कहा है ए होगा, मितेश ने कहा है ए होगा, ज्यादातर बच्चे यही आंसर देते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी बताइए। शंकर एपी ने कहा है सी होगा। मनुजा आप एक काम कीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी आईडी यहां पर एक बार लिख दीजिए, मैं इस आईडी को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। आप अपनी आईडी यहां पर लिख दीजिए या अपनी डिटेल्स लिख दीजिए, मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, टीम आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी, ठीक है। चलिए अगला बताइए,
ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी होगा, नवनीत ने कहा, पवन ने कहा और नकुल ने कहा ए होगा। ज्यादातर बच्चे ए बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ठीक कर देता हूं। इसका सही आंसर होगा आपका क्या है, हेनरी बैक्रेल। हेनरी बैक्रेल ने खोज करी थी किसकी, रेडियो एक्टिविटी। याद रखिएगा, मैरी क्यूरी, इसके साथ साथ इनके पति थे पैरी क्यूरी, और इनके साथ साथ हेनरी बैक्रेल, ये 3 लोग थे जिनको आपके क्या मिला था, एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया था 1903 में, ठीक है। और इसमें से जो मैरी क्यूरी थी, मैरी क्यूरी को जो मिला था, ये एक ऐसी लेडी है जिनको 2 चीजों में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। एक मिला है फिजिक्स में और एक मिला है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मिला था 1911 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैरी क्यूरी ने खोज करी थी रेडियम की, ठीक है। जिन बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है, इन्होंने खोज करी थी रेडियम की। रदरफोर्ड तो आपको पता ही है भाई, एटॉमिक मॉडल बताया था इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या बताया था, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बताया था। हेनरी बैक्रेल ने खोज करी थी रेडियो एक्टिविटी की। और एनरिको फर्मी, भाई विश्व का सबसे पहला जो है रेडियो न्यूक्लियर रिएक्टर इन्होंने बनाया था। कहां पर, शिकागो में। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था, शिकागो में एनरिको फर्मी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलो, तो यहां तक की बातें जो हैं बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही इनकी मौत भी हुई थी। चलिए अगली बात करते हैं, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लोकेटेड। भाई किस संचार उपग्रह जिसमें वायुमंडलीय परत में स्थित हैं, कौन से जो संचार उपग्रह होते हैं वो कौन से वायुमंडलीय परत में स्थित होते हैं। ऑप्शंस हैं स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या मेसोस्फेयर। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल ये प्रश्न है। देखिए, इतना हम अगर बातें करें तो सबसे निचली परत होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है आपकी मेसोस्फेयर, उसके बाद आती है आपकी आयनोस्फेयर और अंत में आती है आपकी एक्सोस्फेयर। अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये ठंडी परत होती है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आपकी गर्म होती है, वार्म होती है। मेसोस्फेयर कोल्डेस्ट होती है। आयनोस्फेयर आपकी जो होती है ये हॉटेस्ट होती है। और उसके बाद अगर ऊपर जाएं एक्सोस्फेयर तो ये आपकी कोल्ड होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखी होगी कि आयनोस्फेयर को हम थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोस्फेयर। और आयनोस्फेयर में आपके क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, जो कि मदद करते हैं किसमें, आपके रेडियो सिग्नल्स को सैटेलाइट्स तक पहुंचाने में। तो यानी कि इनको नेचुरल वातावरण मिलता है सैटेलाइट्स को, कहां पर, आयनोस्फेयर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आयनोस्फेयर। और आपने एक और चीज चुनी होगी, एक सुना होगा आपने ऑरोरा, ठीक है, ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है, ऑरोरा बोरियलिस, और एक सुना होगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये जो आपकी चीजें होती है ये भी आपकी किस में बनती है, आयनोस्फेयर में ही बनती है, यानी कि आयन मंडल में ही बनती हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर आपका क्या होगा, आयनोस्फेयर होगा। कहां पर पाई जाएंगी, आयनोस्फेयर में, ठीक है। एक्सोस्फेयर की अगर बात करें तो एक्सोस्फेयर की जो ऊंचाई होती है वो 10,000 किलोमीटर तक होती है। लेकिन जो आपके GSLV सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कि आपके जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, वो आपके 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो कि काम करते हैं किसका, मैपिंग का काम करते हैं, या फिर आपके GPS को चलाने का काम करते हैं। तो वो आपके इतनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बाकी आपके जितने भी संचार संबंधित उपग्रह होते हैं वो आपके आयनोस्फेयर में, यानी कि 690 किलोमीटर की ऊंचाई पर वे पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो क्वालिटी कैसे अच्छा होगा, पवन आई थिंक आपको एक बार रिफ्रेश करना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वीडियो क्वालिटी सही ही आ रहा है और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। बच्चे मनुजा, सॉरी, मैंने यही कहा है कि आप अपनी आईडी एक बार लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी एक बार आईडी लिख दीजिए, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा अपनी टीम को, ठीक है। आप अपनी आईडी लिख दीजिए या अपना कोई भी कांटेक्ट नंबर लिख दीजिए, उसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। शंकर, आपने 42,000 पढ़ा होगा, मैंने 36,000 पढ़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। भाई साइमन कमीशन जब भारत आए तो उस समय वाइसरॉय कौन था। ऑप्शंस हैं चैम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन या वेलिंगटन। जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का होगा भाई इरविन, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया था भारत, पहले तो बात करते हैं साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन भारत में कब आया था, तो भारत में आया था ये फरवरी 1928 में भारत आया था। और इस समय हमारे वाइसरॉय कौन हुआ करते थे, लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। इरविन के समय ही पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कराई गई थी, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका कब छोड़ा? भाई महात्मा गांधी ने जो साउथ अफ्रीका छोड़ा वो कब छोड़ा भारत आने के लिए? सर जल्दी से बताइए। ओके, मनुजा ने कहा सर सेंड कर दी है। ओके मनुजा, आपकी जो प्रॉब्लम है आप एक बार यहाँ पे भी अपनी आईडी वगैरह जो भी है आप यहाँ पे भी लिख दो, चाहे वहां पे आपने भेज दी होगी, ठीक है, तो मैं आपकी इस आईडी को फॉरवर्ड कर दूंगा। इसका आंसर होगा गाइस 1915, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे वो वापस भारत लौटे थे। कहां से आए थे? ये साउथ अफ्रीका से। इसको हम एनआरआई दिवस यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से हम इसको बनाते हैं। 1915 9 जनवरी को गांधी जी कहां से लौटे थे? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी के अखबार का नाम इंडियन ओपिनियन था। दूसरी बात, गांधी जी ने पहली बार साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह किया था। भारत में सत्याग्रह पहली बार कहां पर किया था? चंपारण में किया था। और गांधी जी का भारत में जो अखबार का नाम था वो था क्या? यंग इंडिया, ठीक है। तो यंग इंडिया यहां पर जो है गांधी जी के अखबार का नाम था। चलिए अगला बताइए, द रशियन नेम ऑफ आईएनएस विक्रमादित्य। भाई देखो इस समय हमारे पास जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आपको दिख रहा होगा, ये है आपका आईएनएस विक्रमादित्य। इसको जो ऑर्डर किया गया था 2004 में, ठीक है। इससे पहले ये जो है आपके रशिया, ये आपकी रशियन नेवी के लिए काम करता था। रशियन नेवी में ये जो है संगठित हुआ था 1987 में, और 1996 में उन्होंने इसको डीकमीशन कर दिया। 2004 में हमने इसको खरीदा और फाइनली 16 नवंबर 2014 को ये हमारी इंडियन नेवी में क्या किया गया? इसको कमीशन किया गया। तो ये आईएनएस विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इस समय कमीशनड है, और इससे पहले ये रशिया का होता था। इसका पहले एक और नाम था बाकू, इसको पहले बाकू के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो आंसर होगा इसका गाइस वो क्या होगा? वो होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि एडमायरल ग्रोशकॉफ, ठीक है। तो एडमायरल ग्रोशकॉफ के नाम पर इसका नाम रखा गया था, इसको रशिया से लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास इससे पहले आईएनएस विराट भी था, लेकिन आईएनएस विराट जो है वो डीकमीशनड हो गया था 2017 में। और इसके अलावा अभी जो है हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर आईएनएस विक्रांत, जो कि 2022 तक आपके कमीशन होने की संभावना में है। चलिए तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका यहाँ पर पर्टिकुलरली आईएनएस विक्रमादित्य। अगले क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी डेज द मून टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो भाई यहाँ पर देखो दो चीज होती है, एक होता है आपका सोलर डे, एक होता है सोलर डे होता है, और एक होता है पर्टिकुलरली आपका साइड रियल डे, एक होता है साइड रियल डे होता है, ठीक है। तो साइड रियल डे जो है आपका कौन सा है? जो धरती के चारों तरफ आपका चांद चक्कर लगाता है, ये आपका कितने दिन में लगाता है? ये लगाता है आपका 27 दिन और 1/3 दिन, ठीक है। तो 27 दिन और 1/3 दिन। बच्चे आयांश चौधरी, इसका पुराना नाम बाकू था। ये जब आपके रशिया में इसको कमीशन किया गया था तो उस समय इसका नाम बाकू रखा गया था। बाद में वहां के एक सेना अध्यक्ष थे एडमायरल ग्रोशकॉव, उनके नाम पर इसका नाम जो है दोबारा से रखा गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2014। भाई 2014 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? पहले मैं आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बता दूं। दादा साहब जो थे ये हमारे फिल्म जगत के क्या कहे जाते हैं? पिता कहे जाते हैं, द फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा कहे जाते हैं। इन्होंने 1913 में एक पिक्चर बनाई थी जो भारत की पहली फीचर फिल्म थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। उसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र इनके द्वारा बनाई गई पहली फिल्म थी। 1913 में उसका गठन, उसको बनाया गया था इनके द्वारा। और 1959 में इनके नाम से फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये कब दिया जाता है? ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स जब दिए जाते हैं तो उसमें ये एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने फिल्म जगत को उठाने के लिए कोई अलग से कोई कार्य किया है, या बहुत ही अनोखे। अब उस पर गो लाइव आ जाएगा लिखा हुआ? नहीं, उसमें ही प्रीव्यू आएगा। अच्छा, ये मैं माउस हिला रहा था। अभी डेली ऐसे ही होगा क्या? नहीं, उनको बोल दूंगा कि जल्दी खत्म करने के बाद बेटर रहेगा। अब जैसे हम गो लाइव करते हैं ना, यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे तो लाइव हो जाएगा। और एंड कहाँ से करूँगा? एंड भी यहीं से करोगे। ठीक है। ये सही। तो
तभी चल रहा है। इससे पहली बार किसको मिला था? विनोद खन्ना साहब को मिला था। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे दादा साहब फाल्के, ठीक है। तो ये इनकी फोटो है जब ये किसी समय में काम करते थे, तो काफी पुरानी फोटो है इनकी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। द लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड। भाई तुम नहीं ऐड कर सकते क्या की क्लास? एंड करूंगा, जल्दी क्लास को ऐड करना टाइम लगता है। कोई नहीं, 1 मिनट रुको। अरे यार आधा घंटे की क्लास होती है रोज, 4-5 मिनट इसमें लग जाते हैं। बराबर होता है उसको आइसोबार कहते हैं। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आइसोथर्म्स होगा, यानी कि ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का लास्ट प्रश्न और ये था आपका 2015 का एफकेट का प्रीवियस ईयर पेपर। तो आई होप क्वेश्चंस थोड़े आसान ही हैं एफकेट के, तो थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल इसको पार कर जाओगे बड़े आराम से। 20 क्वेश्चन के लगभग आपके आते हैं, मैंने थोड़े से कम लिए थे क्योंकि बाकी उस समय के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। चलिए, ये है गाइज आप लोगों के लिए फाइनल ऑफर, ठीक है। लास्ट 4 डेज बचे हैं, तो 82% का डिस्काउंट है। फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट डू यूज द कोड Y203 और यहाँ पर डिफरेंट बैचेस हैं। एक बैच मेरा चल रहा है एफकेट का, अगर आप इसको लेना चाहें तो बिल्कुल इसको ले सकते हैं, जो कि 13 जुलाई से शुरू हो चुका है। अन्य बैचेस की बात करें तो एक बैच मेरा अभी आज से शुरू होने वाला है, जो कि 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, और इस बैच में मैं आप लोगों को हिस्ट्री और उसके साथ साथ ज्योग्राफी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आपका एसएससी का महापैक यहां पर चल रहा है और डिफेंस का महापैक। ओके, एक सेकंड रुकिएगा गाइस। चलिए, आई होप अब चल रहा होगा, ठीक है। तो एसएससी का महापैक आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। एसएससी का महापैक है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ आपको मिल रहा है। दूसरी तरफ डिफेंस का महापैक, ये कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जिसमें आपको जितने भी कोर्सेज आते हैं साल भर में वो सब आपको मिलते हैं। तो ये कुछ बैचेस हैं। इसके अलावा आप अगर करंट अफेयर्स तैयार करना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से पूरे साल भर की, तो आप वॉरियर 3.0 ज्वाइन कीजिए और अभी जो है मैक्सिमम 82% डिस्काउंट है एंड द लास्ट 4 days आर रिमेनिंग। So do join these batches guys if you want to study hard and boost your preparation for the upcoming exams। चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी दिखाइए कि भाई डिफेंस की क्लासेस किस तरह से चल रही हैं। और अगली क्लास जीवेश सर की है, उसमें जरूर जाइएगा। जीवेश सर आपको आज कुछ और अन्य चीजों पर, करंट अफेयर्स पर आपके साथ चर्चा करेंगे, उनके साथ जरूर जुड़िए। मैं फिलहाल चलता हूं। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज एंड बाय गाइज।